हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपके सामने लेके आई हूँ हॉरर स्टोरीज़। एक्चुअली मुझे शुरू में लग रहा था कि हॉरर स्टोरीज़ मेरी कोई रिस्पांस नहीं आएगा, तो मैंने बनाना बंद कर दिया था। और लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा रिस्पांस आ रहा है और कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा और मैसेज में भी बोला कि भाई आपने बनाना बंद क्यों कर दिया। तो मुझे लगा कि अरे चलो मैं फिर से शुरू करती हूँ। और सेकंड रीज़न ये था कि मेरे पास कोई हॉरर स्टोरी थी भी नहीं। तो अभी मेरी बहन ने मेरे को एक हॉरर स्टोरी भेजी और कुछ एक दो घटनाएं मेरे फादर के साथ घटित हुई थी जो मैंने पहले की वीडियोस में भी शेयर की हैं। तो उन में से कुछ घटनाएं मैं जो उनके साथ घटित हुई हैं, छोटी छोटी घटनाएं, वो भी शेयर कर रही हूँ। तो पहली घटना जो है ये मैं जो आपको सुना रही हूँ, ये है हमारे एक गांव में चाचा हैं, उत्तराखंड का एक गांव है। तो उनके बेटा है जिनका नाम है गोविंद। वो द्वारी इंटर कॉलेज में काम करते थे। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है द्वारी, तो वहाँ पर वो काम करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जब स्कूलों में सैलरीज वगैरह देनी होती थी टीचर्स को, तो जाना पड़ता था ट्रेजरी लेने के लिए पैसे। तो ट्रेजरी पड़ती थी लैंसडाउन में। लैंसडाउन एक बहुत अच्छा उत्तराखंड का हिल स्टेशन है। और ये जो द्वारी इंटर कॉलेज है ये पहाड़ी की एक टॉप चोटी पे है और यहाँ से नीचे उतर के सड़क है, फिर यहाँ से जीप वगैरह मिलती हैं और पहुँचते हैं लैंसडाउन। तो लैंसडाउन वो पहुँचे और वहाँ से उन्होंने सैलरी वगैरह सबकी ली। और क्योंकि बहुत सारे इंटर कॉलेजेस के आते हैं क्लर्क्स वगैरह सैलरी लेने के लिए, तो काफ़ी लाइन लगी होती है, तो उनको काफ़ी टाइम हो गया लैंसडाउन में ही। तो वहाँ से फिर उन्होंने जीप ली और जीप लेकर के पहुँचे हुए एक जगह पे जिसका नाम है देवियों खाल। तो देवियों खाल तक जीप ने उनको ड्रॉप किया और वहाँ से वो फिर आगे के लिए दूसरी उनको जीप लेनी थी। तो वो इंतज़ार करते रहे सड़क के किनारे खड़े होके कि शायद मुझे कोई बाइक मिल जाए या कोई स्कूटर वाला मिल जाए या कोई, क्योंकि पहाड़ों में ना कुछ लिमिटेड ही बसें चलती हैं और उनके टाइमिंग्स होते हैं। तो आपको अगर लैंसडाउन से कहीं पे भी जाना है तो जीप का ही सहारा लेना पड़ता है, तो बसेस कम चलती हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत देर हो गई खड़े खड़े, अब अंधेरा भी होने वाला है, तो चलो ऐसा करता हूँ मैं पैदल ही चलता हूँ। तो वहाँ से देवियों खाल से द्वारी तकरीबन 2 घंटे चलना पड़ता है लगातार। पहले तो नीचे उतरना पड़ता है, फिर तिरछे तिरछे जाना पड़ता है, फिर टॉप बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है द्वारी के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो 2 घंटे में इंतज़ार करने से अच्छा तो यही है कि मैं पैदल पैदल ही चल जाता हूँ। अंधेरा अंधेरा होने लग गया था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ना बहुत बढ़िया चांदनी रात थी। हमारे पहाड़ों में कहते हैं जुनड़ी रात छावल। तो कह रहे चांदनी रात थी और मैं आराम से अपना द्वारी से पैदल नीचे की तरफ को उतरा और फिर मैं एक जगह आती है वहाँ पर गाड़ियों पुल, तो गाड़ियों पुल से फिर चढ़ाई शुरू। तो कहने लगे मुझे नीचे उतरते उतरते ही मैंने देखा कि एक आदमी जो है पहाड़ की तरफ, मतलब ये पगडंडी है तो ये पहाड़ की तरफ को खड़ा हो रखा है ऐसे करके। तो उनको लगा कोई मतलब यूरिनेट कर रहा है, तो उन्होंने कहा चलो थैंक गॉड कोई मिला तो सही मुझे। तो उन्होंने उनसे पूछा और भाई साहब नमस्कार कैसे हो, तो कहाँ जाना है, बोल कि किस तरफ को जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो द्वारी का हूँ, इंटर कॉलेज में काम करता हूँ, और आप बताओ आप कहाँ के हो। तो उन्होंने कहा द्वारी से ऊपर है हमारा गाँव और मेरे बच्चे भी द्वारी इंटर कॉलेज में ही पढ़ते हैं। एक 5th क्लास में पढ़ता है, क्लास 3 में पढ़ता है, और मैं फ़ौज में हूँ, छुट्टी घर आया हुआ हूँ मैं। और इस तरह से बात, और आप कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं लैंसडाउन गया था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पैसे वैसे लग रहे हैं आपके थैले में। तो वो भाई साहब कहने लगे मैं डर गया थोड़ा सा कि भाई अकेला हूँ मैं। वैसे तो पहाड़ों में क्राइम ऐसा होता नहीं, वहाँ पर डर है तो सिर्फ भूत प्रेत का डर होगा या बाघ का डर होता है पहाड़ में। तो कहने लगे मेरे को थोड़ा डर भी लगा, मैंने कि इसको कैसे पता मेरे पास पैसे हैं। तो कहने लगे मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा नहीं पैसे वैसे नहीं, वो सौदा वदा लेने के लिए गया था मैं लैंसडाउन और पैसे नहीं है मेरे पास। तो वो मुस्कुराया वो थोड़ा। तो कहने लगे कि बड़े आराम से बातें करते करते हम लोग जो है बहुत अच्छे से, मतलब टाइम कट गया हमारा, रास्ता पूरा मैं चढ़ाई चढ़ने लगे दोनों के दोनों। और मतलब पहाड़ों में क्या होता है कि एक तरफ जंगल होता है या खेत होते हैं, पहाड़ में डर ही रहता है जानवरों का, तो किसी का साथ हो जाना एक बहुत बड़ी राहत है। और बिल्कुल झिंगुर की आवाज़ भी ऐसी सुनाई देती है, बिल्कुल जैसे कि बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई देती है अंधेरे में, तो छोटी आवाज़ भी बहुत बड़ी लगती है।
तो कहने लगे मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मेरा बहुत अच्छे से सफ़र कट गया। तो मैंने जब द्वारी पहुँचे तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप यहीं रुक जाओ आज हमारे घर पे ही और सुबह चले आना। तो कहने लगा अरे हमको कोई डर नहीं लगता, हम फौजी हैं और फौजियों को तो कहाँ कहाँ रहना पड़ता है, जंगलों में पहाड़ों में, और हमको कोई डर वर नहीं लगता, आप टेंशन मत लो, मैं आराम से चला जाऊँगा। तो मैंने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी भाई। तो कहने लगे अगले दिन सुबह स्कूल गया और स्कूल में ऐसे पूछा किसी ने, जैसे पूछ ही लेते हैं कि भाई आराम से पहुंच गए थे लैंसडाउन और आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो वो कहने लगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, द्वारी वहाँ पर देवियों खाल तक मैं बस में आ गया, जीप में आ गया और उसके बाद मेरे को वह गाड़ियों पुल के पास एक आदमी मिल गया, उससे पहले एक आदमी मिल गया था। तो मेरी बहुत अच्छी चांदनी रात थी और मेरा रास्ता बड़े अच्छे से कट गया। और मैं तो उनका कौन मिल गया था आपको? कह रहा फौजी है कोई, देवियों से ऊपर की तरफ जो जगह है, कोई द्वारी से ऊपर की एक जगह है, तो वहाँ का कोई फौजी है और उसके बच्चे तो हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। और बच्चों के नाम भी बताए उन्होंने, एक बच्चा 5th में है, एक लड़की 3rd में है उनकी। तो वो जो आप पूछ रहा था कि और भाई सब ठीक ठाक पहुँच गए, वो उसी गाँव का था। तो वो कहने लगा यार उस गाँव में फ़ौजी कौन है? तो उनको याद आया अरे हाँ वहाँ पर एक गांव में एक मतलब घर है जिसमें एक फ़ौजी है, लेकिन वो तो 15 साल पहले था फ़ौज में और वहाँ पर वो कुछ हुआ था जो शहीद हो गया। वहाँ पर कोई वॉर हुई थी जो जिसमें वो वॉर में गए थे और वो शहीद हो गए थे। और ये इस घटना को तो तकरीबन 15 साल हो चुके हैं और वो बच्चे भी पास आउट करके जा चुके हैं जो उन्होंने नाम बताए। तो कहने लगे कि मेरा ऐसे, फिर एक दो और पूछने लगे और कौन से किस गांव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब सभी लोग इकट्ठे हो गए, फिर सब आपस में डिस्कस करने लगे हाँ वहाँ उस गांव का तो कोई नहीं है फ़ौज में। तो मतलब वो पूरे स्कूल में मतलब स्टाफ में एक तरह से बात फैल गई। तो सब कहने लगे हाँ वहाँ तो कोई भी फ़ौज में नहीं है, 15 साल पहले था, हम भी जानते हैं उस फैमिली को। और वो बच्चे जो है रजिस्टर खोला गया बाकायदा, फिर देखा उन बच्चों के नाम, तो 15 साल पहले पास आउट करके बच्चे जा चुके थे। तो अब उनको जो है पूरी बदन में उनके एकदम से सिहरन हो गई और वो कहते हैं मुझे ना एकदम से तेज़ बुखार चढ़ा उसके बाद, क्योंकि भय जो है वो दिमाग से ही जुड़ी है हर चीज़। तो मतलब वो कह रहे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसके साथ मैं 2 घंटे तक मैंने चढ़ाई चढ़ी और सफ़र किया पूरा रात में और बहुत अच्छा सफ़र था, वो एक साधारण इंसान नहीं बल्कि कुछ और था। तो इस तरह की सुपरनैचुरल चीज़ें कभी किसी के जीवन में होती हैं जिनका कोई हमारे पास सबूत नहीं होता, जिनको कि हम कोई लॉजिक या कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होता हमारे पास उनका, लेकिन वो घटनाएं घट जाती हैं। और ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि वो कौन था। और ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ ये एक छोटी सी घटना है वैसे तो, पर ये घटित हुई है मेरे पिताजी के साथ, मेरे फादर के साथ, जो कि मैंने आपको पहले की स्टोरीज़ में बताया कि डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें थे। और उनके साथ ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं घटी, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर इस तरह की घटनाएं, सुपरनैचुरल जो घटनाएं होती हैं वो अक्सर घटित होती हैं। तो एक बार की बात है कि मेरे फादर को शाम के टाइम कोई लोग बुलाने के लिए आए, पेशेंट, मतलब किसी पेशेंट को देखना था तो लोग बुलाने के लिए आए। अक्सर क्या होता था कि 5 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता था। तो गांव में क्या होता था पता नहीं क्या बात होती थी, अक्सर लोग ना हॉस्पिटल का समय जब ख़त्म हो जाता उसके बाद ही बुलाने आते थे। तो मेरे फादर उनसे कहने लगे, 3-4 लोग थे, कि भाई क्या बात है आप लोग हॉस्पिटल के टाइम पे नहीं आते हो और उसके बाद बुलाने के लिए आते हो डॉक्टर के, कि हम लोगों को भी आराम करना होता है, दिन भर हॉस्पिटल में रहो, फिर रात शाम के टाइम पेशेंट देखने जाओ, और पहाड़ों में तो पैदल ही जाना पड़ता है सब जगह और बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, कभी कभी तो पेशेंट के घर पे ही रहना पड़ता है क्योंकि वापस नहीं आ सकते। तो ऐसा ही हुआ कि 4-5 लोग आए फादर को बुलाने के लिए और कहा कि जी हम सारा दिन खेतों में काम कर रहे थे और क्या करें, जब घर पे आए तो वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बिल्कुल मतलब अंत पंत हो रखी है, बचने की संभावना नहीं लग रही और आप चल के देखो उसको हुआ क्या है। तो फिर मेरे फादर अब मना नहीं कर सकते थे, दयालु भी बहुत ज़्यादा थे, तो कहने लगे कि अच्छा चलो चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और 2 व्यक्ति आगे चल रहे थे, 2 पीछे चल रहे थे, बीच में मेरे फादर थे। तो चलते चलते मुझे अच्छी तरह याद है ये घटना है हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मंडी है, और डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक छोटी सी जगह है, गांव है जिसका नाम है जयदेवी। तो ये जयदेवी की घटना है, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश, गांव है छोटा सा।
और वहाँ पर एक नदी बहती है, मतलब जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है और उसके बाद एक नदी आती है, उसका नाम है कंसा नदी, उसको कंसा नदी के नाम से जाना जाता है। और उसको पार करके उधर दूर पहाड़ी पर जा कर के तब कहीं वो कोई गांव था, तो काफ़ी चलना पड़ता था। तो मेरे फादर जब हॉस्पिटल से निकले, थोड़ा रेडी हुए, फ्रेशन अप होके, तो उसके बाद वो नीचे उतरना लगे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। कंसा नदी के पास पहुँचते पहुँचते बहुत अंधेरा हो चुका था। तो जब वहाँ पर पहुँचे नदी के किनारे, तो वो कहने लगे, डॉक्टर साहब हम 2 जने आगे चलते हैं और आप हमारा हाथ पकड़ लो। एक जना आगे चल रहा था, उसका हाथ पकड़ा हुआ था दूसरे जने ने, तीसरे मेरे फादर का हाथ, मतलब इस तरह से चेन बना ली उन्होंने और वो नदी इस तरह से पार करने लगे। तो क्या होता कि मेरे फादर को ना दूर एक डेड बॉडी मतलब जलते हुए दिखाई दे रही थी। मेरे फादर को अक्सर लोग डेड बॉडीज़ नदी के किनारे ही जलाते हैं पहाड़ों में। तो मेरे फादर बोलने लगे उनको कि यार ये हमारे हिंदू धर्म में तो सूर्यास्त के बाद बॉडी का संस्कार होता ही नहीं है, कौन है, मतलब कौन बेवकूफ़ है जो अंधेरे में ऐसे बॉडी जला रहा है, ये तो गलत है, ऐसे हिंदू धर्म में तो जलाते नहीं है सूर्यास्त के पश्चात बॉडी। तो वो जो पापा का हाथ पकड़े हुए थे जिस आदमी ने पीछे, वो कहने लगा कहाँ कहाँ ऐसे किया। तो फिर वो समझ गए, क्योंकि उनको पता था डॉक्टर साहब को ऐसी कई चीज़ें दिखाई देती हैं, उन्हें पता था, कई बार ऐसा हो चुका था उनके साथ। और छोटी सी जगह होती है तो सबको पता ही रहता है कि डॉक्टर साहब वो अक्सर ऐसी बातें करते थे, मतलब कि फ़ादर की भाई मेरे साथ इस तरह की घटनाएं फ़लानी जगह घटी, फ़लानी जगह घटी, तो ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ। तो उनको पता था, मतलब मेरे फादर उन लोगों को जानकार थे, मतलब वो फादर के इस विषय में कि डॉक्टर साहब कैसी चीज़, तो चुप हो गए, कुछ बोले नहीं मतलब। तो उसके बाद चले गए वहाँ पर, पेशेंट देखा सब कुछ, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब अब तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा, अंधेरा रात बहुत हो गई है। फादर ने कहा हाँ मैं तो वापस तो मेरे जा नहीं रहा हूँ, अब यहीं रुकूँगा। तब उन्होंने बताया मेरे फादर को अगले दिन सुबह कि डॉक्टर साहब आपको अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, हमको पता है, तो इसीलिए हम चुप हो गए, हमने कुछ बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते तो फिर उस समय ठीक नहीं होता है, हो सकता है कि आदमी को फीवर हो जाए, या ब्रेन से ही सब चीज़ें रिलेटेड होते हैं, भय से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो कह रहे डॉक्टर साहब हमने बताया नहीं कि वहाँ पर कोई, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जलते हुए, आपको क्या दिखाई दिया वो? तो मेरे फादर कहने लगे कि अरे मतलब इस तरह की चीज़ें मतलब मुझे अभी भी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर मैंने ये सुना है कि डॉक्टर्स के साथ काफ़ी घटित होती हैं, उनको अक्सर दिखाई देती हैं। और वैसे कुछ ये ग्रह नक्षत्र और कर्मानुसार भी होती हैं चीज़ें, कुछ लोगों को बहुत दिखती भी हैं। तो ये जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, ये भी मेरे फादर के साथ ही घटित हुई थी, और घटना है उनके रिटायरमेंट के बाद की। वो रिटायर होकर के वापस अपने टाउन में आ गए थे, रुड़की है उस जगह का नाम, हरिद्वार के पास होगा, वेल नोन है, रुड़की IIT फेमस है। तो मेरे फादर अपने जो उन्होंने घर बनाया था उसमें रहने लगे थे। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी घटना भी मैं नहीं कह सकती, होगी 94-95 की बात है। ये हुआ ऐसा कि रिटायरमेंट के बाद फादर अपने घर में आ गए, रुड़की वाले घर में। तो वहाँ पर क्या है कि आप कॉलोनी बनी हुई है, मतलब सब लोग, एक घर है, फिर एक बाउंड्री वॉल बनी है, फिर दूसरा घर है। तो हमारे घर की और एक पड़ोस में रहते हैं एक, उनके घर की बाउंड्री वॉल कॉमन थी और बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, मतलब ऐसा था उस पर कोई बैठ सकता है, मतलब आप बैठ के टाप सकते हो, दूसरी तरफ जा सकते हो। तो बहुत अंधेरा हो गया, रात हो गई, 2-2:30 बज गया था रात का, और मेरे फादर को वॉशरूम जाना था। तो वो उठ के अपने बेड पे बैठे थोड़ा सा, और उनको सफोकेशन होती थी, पूरा मतलब कर्टन वर्टन डाल के नहीं रहते थे, कर्टन उन्होंने हटा रखे थे, और बाहर विंडो से दिख रहा था दूसरे लोगों का घर और बाउंड्री वॉल सब, मतलब। तो उन्होंने ऐसे विंडो से बाहर की तरफ झांक के देखा, तो वो क्या देखते हैं कि दीवार पे एक लेडी बैठी हुई है, और इतने लंबे बाल उसके पीछे, कह रहे हैं कि इतने लंबे बाल थे कि वो ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री वॉल से भी नीचे जा रहे हैं उसके बाल। लेकिन उसकी पीठ हमारे घर की तरफ थी, मतलब फादर जिस विंडो से झांक रहे थे पीठ उस तरफ थी, और उसका फेस दूसरों के घर की तरफ था। और वो जो लोग थे वो बाई कास्ट, वो हमारे पहाड़ी में कास्ट होती है थपलियाल, तो वो कास्ट थपलियाल थे। और मेरे फादर मतलब जो है उनको, मेरे पापा मम्मी उनको चाचा चाची जी करके बुलाते थे, मतलब नाम से, और हम नाना नानी बोलते थे। तो मेरे फादर बड़ी देर तक देखते रहे कि भाई ये देखता हूँ मैं कब तक बैठी रहती है ये औरत।
तो मेरे फादर कह रहे बैठी हुई बहुत देर तक, तकरीबन वो बैठी रही होगी 15-20 मिनट तक, और उसके बाद कह रहे वो अचानक से गायब हो गई। तो मेरे फादर फिर भी बैठे रहे कि चलो फिर देखता हूँ फिर आएगी कि नहीं आएगी। वो डरते भी नहीं थे इतने, मतलब ऐसे नहीं थे, साहस था कि, और ये भी था कि मैं अपने घर के अंदर हूँ तो फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन होती है। और उसके बाद वो कह लगे नहीं आई, तो उठ के कह रहे वॉशरूम चले गए, और फिर भी बार बार झाँक के बाहर देख रहे थे, लेकिन वो नहीं आई और सुबह हो गई। मतलब इस तरह से बीच में उठ के देख रहे थे क्योंकि क्यूरियोसिटी थी। और सुबह फिर मेरे फादर ने मम्मी को बताया कि वो थपलियाल चाचा चाची की दीवार पे ना कोई बैठा हुआ था। तो मेरी मम्मी कहने लगी अच्छा चलो मैं चाची से सुबह पूछ लो कि कुछ है बोल दीवार पर वो, कि मतलब मैं पूछूंगी सुबह कि चाची से कि कौन था दीवार में बैठा हुआ वो, आप जानते हो या आपको पता है कि आपकी दीवार पे कोई बैठा रहता है रात को। तो फिर वो नानी जी दिखाई दी मम्मी को दोपहर के टाइम। तो मम्मी ने ऐसे पूछा कि चाची डॉक्टर साहब होना अच्छा है बल्कि दीवार पे कोई औरत बैठी है रात ही, कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रात को आपकी दीवार पे ना कोई बैठा हुआ था रात को। तब वो नानी जी थोड़ी देर के लिए एकदम से चुप हो गई और फिर कहने लगी कि हाँ वो ना इनकी चाची है, वो मतलब उनके हस्बैंड की चाची, यानी कि उनकी चचिया सास। तो कहने लगी वो आती है अक्सर, और पहले तो दीवार पे ही बैठी रहती थी, हमने भी कई बार देखा, लेकिन अब वो ना अंदर आने लग गई है और अंदर आकर के तेरे चाचा जी को हिलाती है और बोलती है कि तुमने मेरे अंतिम संस्कार में तुम क्यों नहीं आए, और मेरा जो कार्य था, जो अंतिम संस्कार का कार्य था, उसके बाद जो होती हैं जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो मैं खुश नहीं हूँ उनसे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यानी कि जो 13वीं होती है, उसके बाद बरसी होती है, हमारे यहाँ 1 साल में श्रीमद् भागवत किया कराया जाता है, मतलब वो सब प्रक्रिया नहीं हो पाई उनकी, मतलब भागवत नहीं हुआ। बाकी 13वीं वगैरह तो गांव में जैसा होता ही है उस ढंग से हुआ होगा, लेकिन वो उनसे ये कहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ और तुम नहीं आए। तो पहले तो वो नाना जी को ही दिखती थी और वो चिल्लाते थे उस समय, मतलब वजन उनके गले में प्रेशर पड़ता था और वो दिखती थी उनको। तो फिर बाद में वो नानी जी कहने लगी, उस कुछ दिनों के बाद में भाग के आने लगी कि नाना जी तुम्हारे क्यों चिल्लाते हैं, मतलब चाचा तुम्हारे क्यों चिल्लाते हैं। तो फिर मेरे को समझ नहीं आता था क्यों चिल्ला रहे। मैं कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मतलब मैं उनको नानी जी बोल रही हूँ, मेरी मम्मी चाची बोलती हैं, जिनकी घटना मैं आपको सुना रही हूँ। तो कहने लगी, फिर उसके बाद वो मुझे भी दिखने लगी, क्योंकि कह रही मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं एक दिन बोलने लगी कि कौन हो तुम, क्या क्या कौन परेशान कर रहा है, सामने आओ, हिम्मत है। तो इस तरह से वो नानी जी बहुत तंग आकर के मतलब इस तरह से बोलने लगी। तो कहने लगी वो प्रकट हो गई, मतलब दिखने लगी उनको भी। तो उन्होंने हाथ जोड़े कि हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे, तुम हमको इस तरह से परेशान मत करो, और जब वक्त आएगा तो हमें सुविधा होगी, हम सब कुछ करेंगे तुम्हारा। तो वो फिर चली गई। तो फिर उपाय वगैरह भी किए उन्होंने। कई लोगों ने उनको बोला कि आप अपने डोर के बाहर जूते उल्टे करके रखा करो, तो ये चीज़ें घर पे नहीं आती। तो मैंने भी सुना ये होता है कि आप दरवाजे के पास जूते जैसे उल्टे करके रख दो, जूते मतलब जूतों के जो तला होते हैं बाहर की तरफ कर दो। ये जापानीज़ भी करते हैं, ये लोग अपने घरों में वो रात के टाइम जूते उल्टे करके रखते हैं। तो कहने लगी कि वो हम जूते उल्टे करके रखते हैं बाहर, तो अब वो आती नहीं है मतलब। तो उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, नाना जी को जो है वो जिनको मम्मी चाची चाचा बोलती थी, उनको ना पैरालिसिस हो गया उनको, नाना जी को। और वो ऐसे बिल्कुल पैर रगड़ रगड़ के चलने लगे, मतलब बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुआ। आखिरकार उनकी डेथ हो गई, शायद इसलिए कि उन्होंने उनका संस्कार नहीं किया ढंग से, या जो भी कुछ कारण रहा हो वो तो नहीं कहा जा सकता। तो फिर जब वो एक्सपायर हो गए तो फिर उनकी जो प्रक्रियाएं हुई मृत्यु के पश्चात, जो होती है 13वीं होती है, छमाही होती है, मासिक वगैरह जो भी कुछ होता है, और उसके बाद 1 साल बाद होता है श्रीमद् भागवत। तो भागवत की कथा फिर उन्होंने कराई। तो भागवत की कथा जब होती है तो बाँस के 6 कोरी के डंडे गाड़े जाते हैं। तो उन्होंने उस समय 2 बाँस गाड़े, मतलब एक तो नाना जी के लिए और एक उनकी चाची के लिए, ताकि वो सोल जो है उस पर, कहते हैं कि उस पर बैठ कर के वो भागवत सुनती है, क्योंकि वो आम आदमियों के साथ ज़मीन में बैठ के नहीं सुनती है, क्योंकि वो दूसरी उसमें जा चुके हैं सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर थल से ऊपर रहता है थोड़ा, मतलब सरफेस से ऊपर बैठ के सुनता है। तो पर उसके बाद बाकी परिवार के लोगों को फिर वो कभी नज़र आई नहीं, और हो सकता है वो मुक्त हो गई हो। तो इस तरह की घटनाएं कभी जीवन में होती हैं, और इनका कोई प्रूफ या उनका कोई लॉजिक नहीं होता इन बातों का, लेकिन जिसके साथ घटित होती हैं उसको वही समझ सकता है। और ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसको किस ढंग से लेते हैं।